हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो चलिए कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। परंतु इससे पहले ना हम लोग पहले कुछ और फोर्स के बारे में पढ़ ले। ठीक है, कूलॉम्स लॉ जैसे फोर्स जो है वो जनरली क्लासिफाइड किया जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स आता है देखिए, फ्रिक्शनल फोर्सेज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज और टेंशनल फोर्सेज। ये सारे फोर्सेज हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। आई होप कि आपने क्लास 11 में इन सभी फोर्स के बारे में डीपली पढ़ा होगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग मेनली अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, कुछ जो फोर्स होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलंबो ने दिया था। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। फ्रेंच साइंटिस्ट नेम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलंबो गेव ए लॉ ऑन दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच वाज कॉल्ड एज कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। वो चार फ्रेंच के थे साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलंब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो कुछ हिस्ट्री हो गया। कूलॉम्स लॉ के बारे में देखते हैं। It states that the force of attraction or repulsion between two point electric charge at rest is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges। देखिए इसे समझते हैं। जैसे ये दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है ना, तो इसका जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इन्वर्सली है ना, इन्वर्स स्क्वायर के मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली मतलब क्या, डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, उसी को कहते हैं है ना, इन्वर्सली। अब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये एफ जो है इक्वल टू में बदल जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स होगा हमारा K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। यहाँ K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हेयर एप्सिलॉन जो होता है वो एयर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, या फिर एयर का होता है फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू देखा जाए, अगर साइड चेंज किया जाए तो एप्सिलॉन हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना। तो Q1 Q2 तो ऊपर है ना, तो चार्ज कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स नीचे है मतलब न्यूटन। आर डिस्टेंस है, 4 पाई तो यूनिटलेस होगा, आर हमारा एक कांस्टेंट है, आर रेडियस है, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका भी यूनिट हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसे भी डिटेल में देखते हैं। तो और ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और अगर इसका यूनिट की बात किया जाए तो देखिए यूनिट ऑफ जो एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर Q1 Q2 का प्रोडक्ट है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन का, कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और खास बात 1/4 यहाँ जो एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बच्चों इसका यूनिट जरूर देखिएगा, जनरली यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। वी नो डेट फोर्स रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स जो होता है इसके साथ मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसीलिए फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। अब इसे वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। देखिए जैसे वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, ये पॉइंट कोई है, कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, पॉइंट चार्ज है दोनों है ना, Q1 Q2 इसके बीच का डिस्टेंस है R। इधर फोर्स लगे F12 है ना, इधर F12 का मतलब क्या होता है, देखिए कि 1 पे फोर्स पड़ रहा है, ये चार्ज 1 पे फोर्स पड़ रहा है ना, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। F12 का मतलब ये होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर क्यू। ये देखिए
R21। देखिए R2 मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड होकर तो R स्क्वायर ही बचेगा ना। और यहाँ R21 का मतलब क्या हो रहा है ना, देखिए वही सेम 2 पे पड़ रहा है ना, 2 पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, वो मतलब ये डिस्टेंस, सॉरी हम लोग F12 निकाले ना, 1 पे फोर्स पड़ रहा है 2 के द्वारा, है ना, तो डिस्टेंस हम लोग R21 लेते हैं। ये इसे ये कटेगा तो R स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इधर Q2 पे एक फोर्स लगेगा F1 के द्वारा, है ना, 2 F मतलब चार्ज 2 पे F1 के मतलब Q1 के कारण फोर्स लग गया तो F21 हो जाएगा। और F21 देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई RQ, और साथ में ये R12। देखिए अब R21 और R12 में अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। R21 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो है ना 2 से 1 का, है ना, और R12 का मतलब होता है 1 से 2 का डिस्टेंस। ठीक है, खास बात ये देखिए, अब इसे और ध्यान से देखिएगा, ये R1 R2 जो है उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग हो गया, है ना, डायरेक्शन देखिए R21 इस डायरेक्शन में, और R21 जो होगा R12 के नेगेटिव है ना, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो F21 जो हमारा क्या है देखिए, तो F21 का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई RQ माइनस मतलब R21 R12 होता ना, तो R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस R21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस को हम लोगों ने आगे कर दिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई RQ की जगह क्या लिख सकते हैं, R21। देखिए इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है F12। तो फाइनली जो होगा ये हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा F21 जो होगा माइनस F12, मतलब F1 मतलब एक जो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन एज F21 इक्वल टू F2। देखिए मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन सेम होता है, अलग अलग होता है, डायरेक्शन अलग होने के कारण ही नेगेटिव साइन आ रहा था, पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है ना, देख लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पर अगर इसका वेक्टर फॉर्म होगा, अगर मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलिए आगे देखते हैं। द कूलम्ब्स फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर चार्ज, ऑप्शन देखिए मूविंग, स्टैटिक, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ दीज। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है, स्टैटिक के लिए, है ना, जो चार्ज रुका हुआ है तब ये अप्लीकेबल होता है, मोशन वाले चार्ज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डैश टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो ये स्टेशनरी चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ लिखा है ऑप्शन में दे रखा है इनवर्सली, इक्वल, डायरेक्टली, इज ग्रेटर, ऑप्शन सी। डायरेक्टली मतलब चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और डिस्टेंस के इन्वर्सली। तो यहाँ जो चार्ज का पूछ रहा था तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, द कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई फॉर कूलम्ब्स लॉ इट इज़ ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्ज, it is acts along the line joining the 2 point charge considered to be point charge it is true for moving charge। सी तो गलत है, ऑप्शन ए अभी दोनों हो जाएगा ना, मतलब या तो स्टैटिक चार्ज हो या उसी डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले के जो ऑप्शन सी लिखा है, इट एक्ट्स along the line joining the 2 point charge considered to be point charge है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।